जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गिरिराज शर्मा जी एस में। आज हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप आम नागरिक भी, तो आपको अपने मौलिक अधिकार पता होना चाहिए, यानी कि आपको अपना फंडामेंटल राइट्स पता होना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को दोस्तों में शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, मेरा नाम है गिरिराज और आप देख रहे हैं गिरिराज शर्मा जीएस। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कि मौलिक अधिकारों की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। जिन संविधानों में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं होती है वह बहुत जल्द ही तानाशाही का साधन बन जाता है। अतः यह राज्य शक्ति पर संवैधानिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति की मूलभूत स्वतंत्रताओं की सुरक्षा करता है। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार के मूलभूत अधिकार हैं जो कि व्यक्ति के जीवनयान हेतु मौलिक एवं अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। ये अधिकार व्यक्ति के मानसिक व भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। विधि के शासन की स्थापना करना संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने का एक उद्देश्य है। अनुच्छेद 13 के अनुसार मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है तथा इनका उल्लंघन करने वाली किसी भी कानून को न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन सन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके उसे अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार घोषित किया गया। अब बात करते हैं वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं कौन कौन से अधिकार हैं। सबसे पहला समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। अनुच्छेद 14 के अनुसार सभी व्यक्ति को राज्य के द्वारा कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। बालकों और स्त्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर उनके संरक्षण के लिए उपबंध बनाने का अधिकार अनुच्छेद 13 के भाग 3 के तहत राज्य को प्राप्त है। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े और SC/ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 16 के अनुसार देश के समस्त नागरिकों को शासकीय सेवाओं में अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16 के भाग 3 के अनुसार किसी क्षेत्र में नौकरी देने के लिए निवासी संबंधी शर्त लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 16 का पार्ट 4 के अनुसार देश के पिछड़े नागरिकों का उचित प्रतिनिधित्व के अभाव व आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया गया है। इसको समाप्त करने के लिए संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के तहत दंडनीय बना दिया है। बाद में 1976 में इसको संशोधित करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 बनाया गया था। अनुच्छेद 18 के अनुसार शिक्षा और सैनिक क्षेत्र को छोड़कर राज्य द्वारा सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 का पार्ट 2 के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी पुरस्कार की राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे कि मानो अमेरिका आपको कोई पुरस्कार दे रहा है तो उसके लिए आपको कम से कम राष्ट्रपति की परमिशन लेनी ही पड़ेगी, जब जाके आप किसी भी बाहर देश का राष्ट्रीय पुरस्कार ले सकोगे। अब बात करते हैं मूल अधिकार सेकंड, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है। अनुच्छेद 19 के अनुसार नागरिक को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं। अनुच्छेद 19A भाषण और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का भाग 1 के अंतर्गत प्रेस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। इसी के तहत देश के नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की स्वतंत्रता दी गई है। संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया है। सरकार राज्य की सार्वजनिक कानून व्यवस्था, सदाचार, न्यायालय की अवमानना, विदेशी राज्यों से संबंध तथा अपराध के लिए उत्तेजित करना आदि के आधार पर विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। अनुच्छेद 19B के तहत
शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के नागरिकों को सम्मेलन करने और जुलूस निकालने का अधिकार होगा। राज्यों की सार्वजनिक सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के हित में इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19C भारतीय नागरिकों को संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन सैनिकों को ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई है। अनुच्छेद 19D देश के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19E देश के किसी भी क्षेत्र में स्थायी निवास की स्वतंत्रता, यानी कि पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर बोला जाता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर भी नहीं है। जब से धारा 370 उठी है, जब से अनुच्छेद 19E में से जम्मू कश्मीर जो था वो अलग कर दिया गया है। पहले जम्मू कश्मीर जहां भी होता था वो अलग ही माना जाता, लेकिन अब जम्मू कश्मीर एक भारत का हिस्सा है, इसलिए अब आर्टिकल 19E में देश के किसी भी स्थायी निवास की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19G कोई भी व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 20 के अनुसार अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा तब तक यह सिद्ध न हो जाए कि उसने किसी कानून का उल्लंघन किया है। सेकंड, किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उससे अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। थर्ड, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। फोर, किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने या सबूत पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और शरीर की स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 के अनुसार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। जैसे कि मानो आप पुलिस आई, आपको गिरफ्तार किया और पुलिस गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाना ही होगा और 24 घंटे तक वो आपको थाने में नहीं रख सकती। यह आर्टिकल 22 के अनुसार अधिकार दिया गया है। अब बात करते हैं तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 और 24 अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव व्यापार व बेगार तथा बल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक सेवा या श्रम योजना लागू कर सकती है। राज्य इस सेवा में धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। बंधुआ मजदूरी समाप्त करने के लिए सन 1975 में बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया था। अनुच्छेद 24 के अनुसार बाल श्रम का निषेध किया गया है, जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखाने की खदानों में या खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। अब बात करते हैं चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। अनुच्छेद 25 के अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने व आचरण करने के प्रचार का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था व समाज कल्याण एवं सुधार आदि के अंतर्गत इस पर रोक लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 26 के अनुसार धार्मिक प्रयोजन के लिए संस्था बनाने, उसका पोषण करने और धार्मिक कार्यों के प्रबंध के लिए संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म या संप्रदाय विशेष के पोषण हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 28 के अनुसार राज्य निधि से वित्त पोषित या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और ना ही किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा या धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बाध्य किया जा सकता है। पांचवा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक। अनुच्छेद 29 के अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषाएं, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार होगा। राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी नागरिक को धर्म व मूलवंश व जाति और भाषा आदि के आधार पर प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का और प्रशासन का अधिकार होगा और राज्य इस आधार पर शिक्षा संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए कोई विभेद नहीं करेगा। अब बात करते हैं छठवें के, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के अनुसार यह अधिकार मौलिक अधिकारों के लिए प्रभावी कार्यवाही
न्यायालय के द्वारा करवाता है। इस अधिकार के तहत यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है, तो है आर्टिकल 32। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु 5 रिटें जारी करने का अधिकार है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके अंतर्गत गैर कानूनी या अवैधानिक रूप से बंद किए गए किसी भी व्यक्ति को सामने लाने हेतु न्यायालय द्वारा आदेश दिया जा सकता है। यह आदेश किसी भी शासकीय कर्मचारी या किसी भी व्यक्ति के लिए जारी किया जा सकता है। परमादेश, यह आदेश सार्वजनिक पद पर काम करने वाले अधिकारियों व सरकार तथा अधीनस्थ न्यायालय व न्यायालयिक अभिकरण के विरुद्ध जारी किया जा सकता है यदि वे अपने कर्तव्यों का सही पालन नहीं कर रहे हैं, किंतु यह किसी संस्था या व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। तीसरा, प्रतिषेध, यह निम्न न्यायालयों को जारी की जाने वाली निषेधाज्ञा है जिसमें यह आदेश दिया जाता है कि किसी मामले विशेष में कोई कार्यवाही ना करे क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। चौथा, उत्प्रेषण, इसके द्वारा निम्न न्यायालय के किसी भी केस को या जानकारी को उच्च न्यायालय को अपने पास मंगा सकता है। यह रिट उस समय जारी की जा सकती है जब निम्न न्यायालय किसी मामले की सुनवाई कर चुका हो। पांचवा, अधिकार परीक्षा, इस रिट द्वारा न्यायालय किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो कि सार्वजनिक पद पर अवैधानिक रूप से कार्य कर रहा होता है तो उससे पूछा जाता है कि आप इस पद पर किस अधिकार से कार्य कर रहे हैं। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार का निलंबन। अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह स्वतंत्र बलों, अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के संबंध में मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है ताकि वे अपने कर्तव्यों को उचित पालन कर सकें और उनके अनुशासन बना रहे। आर्टिकल 34 मौलिक अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी सेना विधि मार्शल लॉ लागू हो। मार्शल लॉ के समय सैन्य प्रशासन के पास जरूरी कदम उठाने के लिए असाधारण अधिकार मिल जाते हैं। वे अधिकार पर प्रतिबंध यहां तक कि किसी मामले में नागरिक को मृत्युदंड तक लागू कर सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा होने पर उसके द्वारा अनुच्छेद 359 के तहत सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किए जा सकते हैं, परंतु 44वें संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 व 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 व 30 के अंतर्गत मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, जबकि शेष सभी अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए हैं। यह नोट इसलिए मैंने नोट में लिखा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भारतीयों के लिए कौन कौन से अनुच्छेद में अधिकार हैं। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 व 30 जो कि भारतीय नागरिकों के लिए अधिकार हैं, जबकि शेष सभी व्यक्तियों के लिए अधिकार हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपने अब तक बेल आइकन नहीं दबाई तो बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप अपने मौलिक अधिकार अच्छी तरह से समझ चुके हैं, ये आपका अधिकार है। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।